मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस कहानी पर विश्वास करेंगे, पर आज भी जब मैं उस बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। तब मैं शायद 10-11 साल का था। सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और मैं अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा की तरह घूमने जाने के लिए बेहद खुश था। पर बदकिस्मती से मेरे डैड को उनकी कंपनी से एक अर्जेंट काम आ गया और उन्हें शिकागो जाना पड़ा। मैं बहुत दुखी हो गया क्योंकि इस वजह से हमारा ट्रिप पोस्टपोन हो गया था। मुझे उदास देख मेरी मॉम ने उन छुट्टियों में मेरी नानी और मामा के घर जाने का प्लान बनाया। वो लोग एक छोटे से शहर ओरेगॉन में रहते थे। मेरे मामा एक खुशमिजाज आदमी थे जिन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चाहे पड़ोस के लोग उन्हें कुछ भी कह दें कि वो इस उम्र में भी अपनी बूढ़ी मां के साथ रहते हैं, पर उन्होंने कभी किसी की बातों का बुरा नहीं माना। वो हमेशा सबको हंसकर जवाब देते कि वो अपने परिवार के मछली बेचने के काम को बढ़ाने और अपनी मॉम का ख्याल रखने में ही खुश हैं। जब भी मैं अपनी नानी के घर जाता तो घंटों अपने मामा के साथ बैठकर अलग अलग तरह के एडवेंचर्स करता। इसलिए छुट्टियों में घर बैठकर कुछ ना करने से कहीं बेहतर मुझे उनके घर जाना लगा। मेरे डैड के शिकागो जाने के अगले दिन ही मेरी मॉम और मैं भी मेरी नानी के घर चले गए। जब हम वहां पहुंचे तो मैं अपनी नानी का घर देखकर बहुत खुश हो गया। मैं गाड़ी से उतरा। मेरे मामा ने दरवाजा खोला और खुशी से झूमते हुए कहा, लो आ गया मेरा चैंप। बज़ो भी भागते हुए मेरे पास आया और खुशी से भौंकने लगा। बज़ो एक गोल्डन रिट्रीवर है जो पिछले 3 साल से मेरे मामा और नानी के साथ रह रहा है। एक शब्द में कहूं तो वो मेरे मामा का बेस्ट फ्रेंड है। नानी भी बाहर आ गई। हम एक दूसरे से मिले और अंदर चले गए। बिगड़ैल बच्चे होने के कारण मेरी नानी और मामा पहले से ही मुझे और ज्यादा लाड़ करने लगे। पूरा डाइनिंग टेबल मेरी मनपसंद खाने की चीजों से भरा हुआ था और मेरी सबसे पसंदीदा चीज भी थी एप्पल पाई। मेरे मामा ने मुझे पाई का एक बड़ा सा टुकड़ा दिया और कहा, जितना खाना है उतना खाओ चैंप, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। मैंने उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, मैंने भी आप सबको बहुत याद किया। खाने के बाद हमने ऊनो खेला और मेरी मॉम और मामा के बचपन के किस्से सुनकर खूब हंसे। फिर उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटाया और उस रात मुझे 3 गुड नाइट किसेस मिली। मैं ये बात जानकर खुश था कि इस बार मेरी छुट्टियां और भी ज्यादा मजेदार होंगी, पर चीजें मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। मेरे मामा सुबह जल्दी उठकर काम पर चले जाते थे। वो घर में सबसे पहले उठने वाले इंसान थे। उस दिन सुबह बहुत तेज बर्फीला तूफान आया। मेरी नानी ने मेरे मामा से कहा, बेटा आज काम पर मत जाओ, बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है। पर मेरे मामा अपने काम को लेकर बहुत ही डिसिप्लिन थे। जाहिर है उन्होंने नानी की बात को नजरअंदाज किया और अपने छोटे से ट्रक में काम के लिए निकल पड़े। मेरे मामा के घर से निकलते ही तूफान ने और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया। मेरी नानी को चिंता होने लगी। वो मामा को फोन करती रही पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। 6 घंटे बाद भी जब वो वापस नहीं आए तो हम सब परेशान हो गए और हमने पुलिस को उनकी तलाशी करने को कहा। पुलिस ने उन्हें ढूंढने के लिए पूरा शहर छांट लिया। अगले दिन सुबह 5 बजे के करीब पुलिस को मेरे मामा का ट्रक एक पेड़ पर टकराया हुआ मिला। ट्रक उल्टा हो गया था और मेरे मामा भी उसी में थे। वो ड्राइवर सीट पर मरे हुए पाए गए। उनके माथे पर एक बड़ा घाव था और कई जगहों से खून निकल रहा था। मेरी मॉम और नानी का रो रो कर बुरा हाल था और मैं सदमे में था। उनके साथ बिताया हुआ हर पल मेरी आंखों के सामने आने लगा और मैं खुद को संभाल नहीं पाया। वास्तव में अपने जीवन की आखिरी पलों में वो अपनों से मिल भी नहीं पाए। ये हमारे दुख से भी बदतर था। इस घटना के बाद खुशी का मौका शोक में बदल गया था। अगले दिन हमने उनकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और मेरे डैड भी इस दुख के समय में हमारा साथ देने आ गए। एक एक करके शहर के लोग उनके पास आए और साथ में रखी उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाने लगे। मेरी नानी आखिरी थी जो उनके पास गई क्योंकि वो इस सच का सामना कर ही नहीं पा रही थी। मेरी मॉम और मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें उनके बेटे को एक आखिरी बार देखने के लिए करीब ले गए। मेरी नानी ने मामा को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसके बाद जो हुआ उस पर शायद आपको यकीन ना हो। मेरे मामा उठकर बैठ गए और उनके अंतिम संस्कार के लिए आए हर शख्स को देखने लगे। ये देखकर सभी लोग डर गए। मेरी मॉम चिल्लाकर बेहोश हो गई और मेरी नानी खुशी से कहने लगी, मेरे बेटे तुम वापस आ गए, तुम जिंदा हो।
भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान ने मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दिया। हम सब के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। हमें लगा कि शायद उनका दिल धड़कना बंद हो गया था और वो फिर से धड़कना शुरू हो गया। ये सोचकर कि हम किस्मत वाले और भाग्यशाली हैं, हम खुशी खुशी उन्हें घर ले आए। परिस्थिति से घर आने के बाद मेरे मामा काफी बदल गए थे। वो हमेशा अपने में ही रहते और किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। वो अपने कमरे में बैठे रहते, सभी लाइट्स बंद कर देते और घंटों खिड़की से बाहर देखते रहते। सिर्फ यही नहीं, बज़ो का भी उनकी तरफ बर्ताव बदल गया। एक जानवर जो अपने मालिक के लिए जान भी दे सकता था, अब एक सेकंड के लिए भी उनके पास जाने से डरता था। जब भी मामा उसके पास आते तो वो उन पर भौंकता जैसे वो कोई अजनबी हो। जो बात मुझे और भी ज्यादा अजीब लगी वो ये थी कि मामा भी अब बज़ो को पसंद नहीं करते थे। वो उसे नजरअंदाज करने लगे थे। उनके सर पर जो चोट लगी थी वो हटी नहीं थी। एक दिन शाम को मैं लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। मॉम और डैड बाहर गए थे और नानी अपने कमरे में सो रही थी। मेरे मामा मेरे पास आए और बोले, हे, क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बना दोगे? मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ देख रहा हूँ, आप खुद क्यों नहीं बना लेते? नहीं 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 नहीं, मुझे गैस चलाने से डर लगता है। क्या? क्यों? मैं आग के पास नहीं जा सकता, मुझे आग से डर लगता है। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने मामा के मुंह से डर शब्द सुना था। वो इस दुनिया में किसी चीज से नहीं डरते थे। मैं उस रात तकरीबन 1:30 बजे वॉशरूम जाने के लिए उठा। बाथरूम नीचे माले के अंत में बना हुआ था। मैं अपना काम कर रहा था जब मैंने एक डॉग के रोने की आवाज सुनी। जब वो डर जाते हैं। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने बज़ो को बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा पाया। वो डरा हुआ था और मुझे घूर रहा था। क्या हुआ बज़ो? वो फिर से धीमी आवाज में रोया। मैं समझ पा रहा था कि वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं उसका पीछा करने लगा। बज़ो मुझे मेरे मामा के कमरे तक ले गया और फिर वहां से भाग गया। मैंने पहले कभी उसको इस तरह बर्ताव करते नहीं देखा था, इसलिए मुझे अजीब भी लगा। मेरे मामा के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उनके कमरे से हल्की सी पीली रंग की रोशनी आ रही थी। मुझे वहां से अजीब आवाजें आने लगी। मैं उसे किसी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब मैंने अपने मामा के कमरे में झांक कर देखा, मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरे मामा खिड़की के पास खड़े थे। वो एक एवरेज हाइट वाले आदमी हैं, पर उस रात वो बहुत लंबे लग रहे थे। वो वहां अपने हाथ में एक छोटे कटर नाइफ को साथ लिए खड़े थे। उसके बाद जो उन्होंने किया, उसके डरावने सपने मुझे आज तक आते हैं। उन्होंने अपनी हथेली पर एक छोटा कट लगाया और अपना ही खून पीने लगे। अपने खून का स्वाद लेकर उनकी आंखें खुशी से और बड़ी हो गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि उस दिन अंतिम संस्कार से जो वापस आया वो मेरे मामा नहीं थे। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मैं ये भी चाहता था कि जो मैं देख रहा हूं वो कोई और भी देखे। मैं धीरे से अपने पेरेंट्स के कमरे में गया और मैंने उन्हें जगाया। मैं उन्हें नीचे अपने मामा के कमरे तक लाया और उन्हें वो राक्षस दिखाया जो मैंने देखा था। मेरे मामा का चेहरा लाल हो गया था और उनकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। मैं ये और नहीं सह पाया और डर की वजह से चिल्ला पड़ा। मेरे मामा ने हमारी तरफ देखा और वो एक राक्षस की तरह दहाड़े। उन्होंने अपने कमरे की खिड़की को तोड़ा और वहां से बाहर भाग गए। वो आखिरी बार था जब मैंने उन्हें देखा। मेरे मामा के अचानक इस तरह गायब हो जाने के 4 महीने बाद मेरी नानी की भी मौत हो गई। हमने कभी उन्हें नहीं बताया जो हमने उस रात देखा। चर्च के बिशप ने मेरी नानी को बताया कि उनका बेटा उस एक्सीडेंट में ही मारा गया था, और क्योंकि उनका शरीर 7-8 घंटों तक उसी रास्ते पर था, इसलिए किसी शैतान की आत्मा ने उनके शरीर में वास कर लिया था और अब वो एक इंसान के शरीर में इस धरती पर घूम रहा है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है और वो हैं भी या नहीं, पर हर सर्दियों की छुट्टियों में जब मैं बर्फबारी देखता हूं, मेरे दिल में दहशत की एक लौ जग जाती है। क्या होगा अगर वो मुझसे मिलने आ गया तो? क्योंकि जिसने भी उनके शरीर पर कब्जा किया है वो जानता है कि हम सब उसका ये राज जानते हैं। वो जानता था कि मैं ये बात जानता हूं कि वो मेरे अंकल नहीं है, बल्कि एक शैतान है जो नर्क से आया और अब मेरे अंकल के शरीर पर कब्जा करके बैठा है। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग। जैसे कि आप लोग जानते हो, अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के लिए कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचा दो।
तो देखते हैं कब तक आप इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाते हैं। अभी आज के कहानी पे आते हैं। पिछली सर्दियों में मैं स्विट्जरलैंड गया था। मुझे घूमने का बहुत शौक है, इसलिए जब भी मेरे पास कुछ पैसे और वक्त होता है तो मैं कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ। एक अमेरिकन होने के नाते मुझे जर्मन या फ्रेंच नहीं आती थी। स्विट्जरलैंड में इन्हीं 2 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। किस्मत से मुझे वहां रहने के लिए एक B&B मिल गया जो एक इंडियन आदमी का था, इसलिए मुझे बात करने में कोई परेशानी नहीं हुई। जो घर मैंने किराए पर लिया था वो एक छोटा बंगला था, एक अकेले आदमी के लिए बिल्कुल सटीक। मकान मालिक ने मुझे बताया कि उस घर का चौकीदार पास में ही रहता है, इसलिए मुझे वहां रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इस यात्रा के लिए बहुत उत्सुक था और स्विट्जरलैंड जाना हमेशा से ही मेरा सपना रहा था। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। वो जगह बहुत खूबसूरत थी। पहाड़ की ऊंचाई पर दूर दूर तक घर बने थे। बर्फ से ढके बंगले के ठीक पास एक तालाब था जो ठंड की वजह से जम गया था। मेरे घर के ठीक पास एक और घर था जो मेरे घर से काफी बड़ा था। वो जमा हुआ तालाब दोनों घरों के बीच था। मेरी गाड़ी की आवाज सुनकर एक छोटे कद का थोड़ा मोटा आदमी घर के अंदर से निकल कर आया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मैं समझ गया था कि वो चौकीदार था। हमने एक दूसरे को अपने बारे में बताया। फिर उसने मेरा सामान उठाया और हम अंदर जाने लगे। मैं उस आदमी के पीछे चलने ही वाला था कि मेरा ध्यान साथ वाले घर की एक खिड़की पर गया। ये एक झटके में हुआ, पर मैंने देखा कि किसी ने खिड़की पर लगे पर्दे को लगाया और उसके पीछे छुप गया। मतलब जब से मैं गाड़ी से उतरा था कोई मुझ पर नजर रख रहा था। मैंने खुद से कहा, पड़ोस में आपका स्वागत है। हालांकि वो बंगला बाहर से सादा लग रहा था, पर अंदर से वो बहुत सुंदर था। लिविंग रूम में एक अग्नि कक्ष था और उसके आसपास बहुत ही सुंदर चित्रकारी की हुई थी। घुमावदार सीढ़ियां जो ऊपर बने बेडरूम की ओर जा रही थी। बिस्तर का कोला लग रहा था जिस पर मैं कूद कर बस सो जाना चाहता था। बेडरूम के साथ एक छोटी बालकनी भी थी जहां आप सर्दी की सुबह में हाथ में एक कप कॉफी लिए बाहर के नजारे का मजा ले सकते थे। एक शब्द में कहूं तो मुझे इस जगह से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। चौकीदार बहुत ही मददगार था। उसने घर को गर्म रखने के लिए आग जला दी और फिर मुझे स्टोर रूम ले गया जहां मेरे आराम से रहने के लिए सभी सामान रखा गया था। मुझे हमेशा से ही अपने लिए खाना बनाना पसंद है, इसलिए मैं होटल के बदले B&B में रहना पसंद करता हूं। उसने मेरे लिए हॉट चॉकलेट बना दिया और फिर मुझे घर की चाबी देकर अपने घर चला गया। मैं उत्सुक था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि सामने वाले घर में कौन रहता है। उसने बताया कि वहां एक आदमी रहता है जो तकरीबन 50 साल का है। मुझे यह जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि 50 साल का आदमी अकेला इतने बड़े घर में रहता है, पर फिर भी मुझे लगा कि मुझे इससे क्या लेना देना, तो जाने दो। चौकीदार के घर से जाने के बाद मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं गर्म पानी से नहाया और उससे मेरी थकान दूर हो गई। फिर मैं अपने लैपटॉप और सिगरेट का पैकेट लेकर नीचे लिविंग रूम में आ गया। मैंने अपने लिए एक ग्लास में विस्की डाली और आग की गर्मी के पास एक आराम कुर्सी पर बैठकर अपने आर्टिकल पर काम करने लगा। मैंने 1 घंटे तक काम किया और फिर डिनर करके सोने चला गया। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए जैसे ही मैंने अपने सर तकिए पर रखा मुझे नींद आ गई। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद एक आवाज से खुली। मैं नींद में धुत था, इसलिए मुझे यह समझने में वक्त लग गया कि किस चीज की आवाज थी। पर थोड़ा ध्यान देने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो एक छोटी बच्ची के हंसने और एक डॉग के भौंकने की आवाज थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और बाहर देखने के लिए खिड़की की ओर बढ़ा, पर मुझे कुछ नहीं दिखा। मुझे लगा कि शायद मेरे कान बज रहे होंगे, इसलिए मैं वापस आकर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे घंटियां और भी ज्यादा बर्फ से ढकी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात को काफी बर्फबारी हुई हो। मैंने अपने लिए कॉफी बनाई और बाहर बालकनी में आकर नजारे का आनंद लेने लगा जिसके लिए मैं आया था। मैंने 2-3 सिप ही लिए होंगे जब मैंने देखा कि एक बड़े से पाइन के पेड़ के पीछे से 2 लोगों को आते हुए उनके आने की आवाज कुछ ही दूर से आने लग गई थी। एक छोटी बच्ची जिसने सर्दियों के कपड़े पहने हुए थे अपने डॉग के साथ उस जमे हुए तालाब की तरफ भागे। वो डॉग इतना फ्लफी था कि वो उस तालाब में अपना रास्ता बनाते बनाते उस पर फिसल गया। वो बच्ची अपने डॉग को देखकर हंसने लगी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई सूरज की किरण हो। उन दोनों को इतना खुश देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो डॉग उस बच्ची को पकड़ रहा था और उस पर प्यार से भौंक रहा था और वो बच्ची एक गुड़िया की तरह हंस रही थी। मैं उसके साथ जाकर खेलने के बारे में सोच रहा था कि मेरा ध्यान पड़ोस के घर पर गया
और मैंने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी अपनी बालकनी में बैठा था। उसके हाथ में दूरबीन थी और उससे वो बच्ची को देख रहा था। मेरा मतलब वो बच्ची वैसे भी दिख रही थी। तो मैं नहीं जानता कि वो घटिया आदमी दूरबीन से उसे क्यों देख रहा था। हो सकता है कि उसकी नजर कमजोर हो, पर जिस तरह से वो शक्ल बना रहा था और हरकतें कर रहा था, मुझे वो बहुत अजीब लगा। उसने अचानक मुझे देखा और घबरा कर घर के अंदर चला गया, जैसे मैंने उसे कोई चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। उसकी इस हरकत से मुझे इतना अजीब लगा और मैंने सोचा कि मैं इस बच्ची और उसके डॉग पर तब तक नजर रखूंगा जब तक उसके पेरेंट्स ना आ जाएं। मैं अपनी बालकनी से चिल्लाया, हे, तुम्हारा नाम क्या है? पर वो खेलने में इतनी बिजी थी कि उसे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दी। मैं उनके साथ खेलने के लिए नीचे आया, पर जब तक मैं नीचे पहुंचा वो जा चुके थे। मुझे लगा कि शायद मैंने उनके मजे के बीच उन्हें परेशान कर दिया और फिर मुझे बुरा लगने लगा। पर मैं उस पागल आदमी के बारे में भूल ही नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैंने उस बच्ची और उसके डॉग को यहाँ आते और जमी हुई तालाब पर खेलते देखा। मुझे उनके साथ कभी कोई बड़ा नहीं दिखा और वो बूढ़ा आदमी हमेशा अपनी दूरबीन से उन्हें देखता रहता। इसी तरह एक हफ्ता निकल गया और मैं बस उस बूढ़े आदमी से उसकी हरकत के बारे में अब बस बात करना ही चाहता था, जब एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो सबसे ठंडा सर्दी का दिन था और बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। मैं थोड़ा बोर हो रहा था और मैंने सुबह से उस छोटी सी बच्ची और उसके डॉग को भी नहीं देखा था। मुझे लगा कि शायद उसके पेरेंट्स ने आज उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया होगा। सच कहूं तो मुझे चिंता होती थी जब भी वो दोनों उस तालाब के ऊपर खेलते थे। मेरा मतलब, बर्फ के टुकड़े हर जगह इतने मजबूत नहीं होते। ये भी एक वजह थी कि मैं हमेशा उन पर नजर रखता था जब भी वो खेलने आते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था ये सोचकर कि कोई पेरेंट्स इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं। खैर, मैंने उस रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए मैं वहीं लिविंग रूम के सोफे पर सो गया था। रात के करीब 2:30 बजे मुझे उस बच्ची और उसके डॉग की आवाज आई। मैं हैरानी में उठा कि वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, वो बच्ची उस जमी हुई तालाब पर स्केट्स चला रही थी और उस समय बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी और वो डॉग खुशी से उस लड़की के पीछे झूम रहा था। मैं खिड़की खोलकर जोर से चिल्लाया, तुम्हें इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं कि तुम इस मौसम में घर से बाहर हो? पर हर बार की तरह उसने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी बात पर कोई ध्यान भी नहीं दिया। अचानक मेरा ध्यान पड़ोस के घर पर गया और मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ में टॉर्च लिए उस बच्ची की तरफ जोर से भागने लगा। ओह गॉड, वो आदमी इस मौसम का फायदा उठाकर उस बच्ची को अगवा करना चाहता है। मैं खुद को अब और ज्यादा नहीं रोक पाया और नंगे पैर पजामे में ही बाहर की तरफ भागा। जैसे ही मैं उस तालाब की तरफ पहुंचा, उस लड़की ने बर्फ पर छलांग लगाई। बर्फ की परत टूटने की जोर से आवाज आई और वो बच्ची और उसके डॉग उस तालाब में गिर गए और चिल्लाने लगे। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो दोनों उस ठंडे पानी के तालाब में डूब गए। वो बूढ़ा आदमी रोते हुए चिल्लाकर बोला, बस करो, यूं वापस आना और आकर मुझे याद दिलाना कि मेरी गलती थी। अपने पापा के साथ ये करना बंद करो। और वो नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगे। मैं चिल्लाया, हमें उनकी मदद करनी होगी। ओह शिट, वो डूब रहे हैं। मैं उस तालाब में कूदने ही वाला था कि वो बूढ़ा आदमी चिल्लाया, नहीं, तुम उन्हें नहीं बचा सकते। क्या मतलब है तुम्हारा नहीं बचा सकता? 25 साल पहले ही मर चुके हैं। मैं उस पर इस घटिया मजाक के लिए चिल्लाने ही वाला था कि मेरे कानों में हंसी की किलकारियां गूंजने लगी। मैंने फिर से तालाब की तरफ देखा और मुझे वो बच्ची और उसके डॉग पहले की तरह खेलते हुए दिखे। उनका शरीर पारदर्शी था और मैं उसके आर पार देख पा रहा था। उस बच्ची ने फिर अपने डॉग को उठाया और पहली बार मेरी तरफ देखा। उन दोनों की आंखें नहीं, वहां सिर्फ खोखले गड्ढे थे। वो एक आखिरी बार हंसी और हवा में कहीं गायब हो गई। मैं नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि शायद मैं बेहोश हो गया था। जब मैं सुबह उठा, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और मेरे बिस्तर के बगल में वो बूढ़ा आदमी और मेरे घर का चौकीदार खड़ा था। कौन थी वो? कल रात क्या हुआ? उस बूढ़े आदमी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, वो मेरी बेटी कैथरीन थी। मैं उसे कैथी बुलाया करता था। वो तब 5 साल की थी। हर सर्दी के दिन में वो घर से बाहर आया करती थी और बर्फ में अपने डॉग कैस्पर के साथ खेलती थी। मुझे याद है उसे सफेद बर्फ देखकर इतनी खुशी होती थी।
एक रात मैं और मेरी वाइफ अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और घर का दरवाजा बंद करना भूल गया था। कैथी शायद बर्फ देखकर उठ गई होगी और चुपके से अपने डॉग के साथ बाहर खेलने आ गई। वो तालाब के ऊपर खेल रही थी जब नीचे से बर्फ टूटी और वो दोनों उस बर्फीले पानी में गिर गए। उनकी चीख सुनकर मैं भागते हुए नीचे आया और फौरन उनकी तलाश में पानी में कूद गया, पर उसका छोटा सा शरीर इस गहरे तालाब में खो गया। मेरी वाइफ इस हादसे के बाद पागल हो गई और इस दर्द को सह नहीं पाई। उसने आत्महत्या कर ली। पर केथी अक्सर लौट कर आती है। जब भी तेज बर्फबारी होती है वो लौट कर आती है, मुझे याद दिलाने के लिए कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। मैं कितना लापरवाह हूं जिसकी वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। मैं नहीं जानता कि मैं इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहूं, और बस वहां अपना मुंह लटकाकर बैठा रहा। क्या ये हो सकता है? क्या मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं? क्या मरने के बाद भी जीवन होता है? मैं कंट्री साइड में एक बहुत ही अमीर बूढ़े के बंगले में बटलर की नौकरी करता था। उनका नाम मिस्टर बेंसन था, जबकि वो सभी से एक दूरी बनाकर रखता था और व्यवहार से कुटिल था, जैसे इस उम्र में लोग होते हैं। फिर भी वो घर में काम कर रहे लोगों की इज्जत करता था और मुझे लगता था कि उनके लिए मैं कोई महत्व रखता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी सभी को भी ऐसा ही लगता होगा, चाहे वो उनकी नौकरानी हो या उनका बावर्ची। हम में से ज्यादातर लोग करीब 10 साल से उनके लिए काम कर रहे थे। भले ही वो सिर्फ हमारे लिए मालिक थे, पर कोई इतने लंबे अरसे के लिए एक ही जगह पर बिना वजह जुड़ा नहीं रह सकता। हम सब जानते थे कि मिस्टर बेंसन के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए हम सब उनके आखिरी समय को आरामदायक बनाने के लिए जुड़े हुए थे। हमें इतने लंबे समय तक काम पर रखने के लिए हमारी तरफ से एक तरह का धन्यवाद। हर क्रिसमस पर वो अपना बंगला छोड़कर अपने परिवार के साथ समय बिताने शहर जाते थे। 10 में से 9 बार वो अपने बंगले पर अगली सुबह बॉक्सिंग डे के दिन लौटते थे और काफी परेशान दिखते थे। मुझे ऐसा लगता था कि उनके परिवार से उनकी बहस होती होगी कि वो अकेले इस बंगले में रहते हैं और उनके साथ शहर में नहीं, पर मैंने इस बारे में कभी उनसे कोई बात नहीं की। आखिरकार मैं उनका सिर्फ एक मामूली नौकर था। बॉक्सिंग डे वाले दिन सभी नौकर काफी हैरान हो गए जब वो अपनी क्रिसमस ट्रिप से हमारे लिए तोहफे लेकर लौटे। यूके में बॉक्सिंग डे एक ऐसी छुट्टी मानी जाती है जिस दिन सभी मालिक अपने नौकरों को तोहफे देते हैं और छुट्टी भी। हालांकि ये प्रथा अब ज्यादा नहीं मनाई जाती क्योंकि बहुत ही कम लोग अपने घर नौकर रखते हैं। मिस्टर बेंसन हमेशा इस प्रथा का आदर करते थे। हर बार वो हमें गिफ्ट के तौर पर कैश देते थे, पर इस बार उन्होंने हमें सुंदर बॉक्स में लिपटे हुए तोहफे दिए। उनके कहने पर हम सब ने अपने अपने तोहफे उनके सामने ही खोल दी। कुछ लड़कियां तो खुशी से झूम उठी जब उन्होंने देखा कि उसके अंदर क्या था। बंगले के हर नौकर को एक महंगी गोल्डन चॉकलेट्स का डिब्बा मिला था और मुझे भी। सभी ने मिस्टर बेंसन को इस तोहफे के लिए शुक्रिया कहा, और ये बात तो सच है कि चॉकलेट सभी को पसंद होती है। मैंने भी उन्हें धन्यवाद कहा, जबकि मैं जानता था कि उनकी दी हुई चॉकलेट्स मैं कभी खा ही नहीं पाऊंगा। मुझे चॉकलेट से एलर्जी थी, पर यह बात मैं उन्हें कभी नहीं बताने वाला था। मैं इनका दिल छोटा नहीं करना चाहता था, बल्कि मैंने सोचा कि मैं अपनी इस छुट्टी का इस्तेमाल करके अपने तोहफे को किसी को दान कर दूंगा। मैं पास के शहर में गया और वहां जाकर एक अनाथ आश्रम ढूंढा। उन्होंने बाहर एक काउंटर लगाया हुआ था जहां आकर लोग अपने हिसाब से चीजें दान कर रहे थे, जैसे कि मीट, कैंड फूड, ऐसी चीजें जो ज्यादा देर तक चल सकती थी, चाहे वो खाने में इतनी स्वाद ना भी हो। मैंने भी अपनी तरफ से वो चॉकलेट्स का बॉक्स दे दिया जो मुझे मिला था, ये सोचकर कि उसे पाकर किसी का दिन बन जाएगा। वो वॉलंटियर जो सारा सामान इकट्ठा कर रही थी, मैंने उसे वो बॉक्स पकड़ाया। उसने मेरी ओर हैरानी से देखा और पूछा कि क्या ये वाकई इतनी महंगी चीज देना चाहता हूं। मैंने उसे बताया कि इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक तोहफा था और क्योंकि मुझे चॉकलेट से एलर्जी थी, इसलिए अच्छा होगा कि कोई और इसका मजा ले सके। एक बार जब वो काम खत्म हो गया तो मैंने बाकी के समय और भी अच्छे से बिताया। मैंने शहर के चकाचौंध का मजा लिया। मैंने जो थोड़े पैसे बचाए थे उसे खरीदारी की, थिएटर में क्रिसमस मूवी देखी, एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया और क्योंकि सेल चल रही थी इसलिए कुछ विस्की की बॉटल्स भी खरीद ली। यही कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत मजे किए। जब मैं क्रिसमस के सभी शौक पूरे कर चुका था तो थक कर बंगले की तरफ वापस लौट आया। जब मैं बंगले पर लौटा तो मैंने सबसे पहले दरवाजे पर एक नौकरानी को जमीन पर गिरा हुआ पाया। मैंने देखा कि वो क्लारा थी
जिसे मिस्टर बेंसन ने हाल ही में नौकरी पर रखा था। पहले मुझे लगा कि क्रिसमस के मौके पर शायद उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली है और इसलिए वो नशे में बेहोश हो गई है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका था जब मैं छुट्टी पर था, पर कम से कम मुझ में इतनी शर्म थी कि ये सब मैं अकेले में अपने कमरे में किया करता था। मैं उसे धीरे से जगाने की कोशिश करने लगा और बंगले का हेड बटलर होने के नाते ये भी सोचने लगा कि कैसे मैं उसे शर्मनाक हरकत के लिए डांटूंगा। क्लारा, अभी इस वक्त उठो। तुम इस बंगले की सर्वेंट हो, कोई डॉग नहीं जो इस तरह जमीन पर सो जाओ। जब वो नहीं उठी तो मेरी चिंता बढ़ने लगी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और दंग रह गया जब मुझे एहसास हुआ कि उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। मेरी चिंता अब डर में बदल गई। फिर मैंने अपनी 2 उंगलियां उसके गले पर रखी। उसकी धड़कन नहीं चल रही थी। सभी लोग जल्दी यहां आओ, क्लेरा को कुछ हो गया है। मैं बंगले में सबको पुकारने लगा पर कोई नहीं आया। डर से मेरे पेट में दर्द होने लगा। कुछ इससे भी बदतर हुआ। इस डर से मैं बंगले के अंदर गया और मैंने हर कमरे में वैसा ही कुछ देखा। घर के नौकर, मेरे दोस्त, मेरे साथी जिनके साथ मैंने बरसों से इस घर में काम किया था, बेजान अपने अपने कमरे में पड़े थे। मैंने अपने फोन से पुलिस को कॉल किया। उन्हें आने में 1 घंटा लग गया। जब मैं उनमें से एक को अपना बयान दे रहा था, मैंने एक ऑफिसर को बात करते सुना जो इस केस की छानबीन कर रहा था। चोट के कोई निशान नहीं है और ना ही किसी भी तरह की कोई हाथापाई। लगता है ये भी एक जहर वाला मामला है। शायद इसके पीछे भी वही आदमी होगा जिसने आज सुबह अनाथ आश्रम में जहर दिया। पर कोई भी ऐसा क्यों करेगा? 1 मिनट बाद दूसरे ऑफिसर एक कमरे से निकला जहां अक्सर मिस्टर बेंसन सोया करते थे। ऑफिसर के हाथ में एक चिट्ठी थी। उन्होंने बाकी ऑफिसर से कहा कि ये एक सुसाइड नोट लग रहा है और फिर उसे जोर से पढ़ने लगा। जो भी इसे पढ़ रहा है, आज मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। मैं जानता हूं कि यह बुढ़ापा मुझे एक न एक दिन खत्म कर ही देगा, पर मैं अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता, बल्कि उसे अपनी मर्जी से खुद खत्म करने का फैसला करता हूं। लेकिन अकेले मरने का ख्याल मुझे मुश्किल लगता है। बीमारी में इतने साल मैंने अपने नौकरों की वजह से ही काटे हैं। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा और मौत के बाद की जिंदगी भी मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगा। इसलिए मैंने उन सबको तोहफे में दी हुई चॉकलेट्स में जहर दे दिया। जब तक कोई इस चिट्ठी को पढ़ेगा वो सब मर चुके होंगे और मैं भी उनके साथ शामिल हो चुका हूंगा। उन्हें मरने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी क्योंकि ये जहर दर्द से मुक्त है। उनको प्यार करने वालों को मैं यही कहूंगा कि वो चिंता ना करें। मैं उनका मरने के बाद भी उतना ही ध्यान रखूंगा जितना कि पहले रखता था।